नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर की आवाज बनी विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव के एक बयान ने तूफान खड़ा कर दिया है। मुरादाबाद के एक कार्यक्रम में सांसद राम गोपाल यादव ने विंग कमांडर व्योमिका सिंह की जाति बताते हुए एक टिप्पणी की। इसके बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर बसपा प्रमुख मायावती और यहां तक राम गोपाल यादव की अपनी पार्टी यानी समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद तक ने उनकी आलोचना की, उन्हें कटघरे में खड़ा किया। सियासी गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक प्रोफेसर राम गोपाल यादव निशाने पर हैं। हालांकि प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने अपने बयान पर सफाई दी है और ये बताया है कि किस तरह उसे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, लेकिन वो सफाई कितनी कारगर होगी इस मुद्दे पर और समाजवादी पार्टी की हालिया राजनीतिक गतिविधियों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता और साथ ही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी। भाटी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल मेरा यही है कि प्रोफेसर राम गोपाल यादव के बयान जो उन्होंने व्योमिका सिंह को, विंग कमांडर व्योमिका सिंह को लेकर दिया है, एक जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया। योगी आदित्यनाथ इसे विकृत जातिवादी सोच कह रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? नहीं, प्रोफेसर रामगोपाल जी ने कुछ भी तो गलत नहीं कहा है और ये भारतीय जनता पार्टी इसमें माहिर है कि ये विषय को पलटने में, गलत तरीके से चीजों को पेश करने में और अर्थ का अनर्थ करने में, और मीडिया का एक हिस्सा उनका पूरा सहयोग करता है इस मामले में। वो ठीक से पूरी बात बताते ही नहीं है, पूरा बयान कभी चलाते ही नहीं है। एक छोटी सी क्लिप काट के, एक दो वाक्य काट के उसे लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। प्रोफेसर साहब ने क्या गलत कहा? प्रोफेसर साहब ने ये कहा कि जो कर्नल सोफिया कुरैशी को जो ट्रोल किया जा रहा है, उनके खिलाफ जो अपमानजनक टिप्पणियां की जा रही हैं भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थकों की ओर से, वो केवल उनकी पहचान की वजह से की जा रही है, क्योंकि वो एक अल्पसंख्यक समुदाय से आती हैं। और फिर उन्होंने कहा कि व्योमिका सिंह और ये अपने भारती जी, इनकी जाति भी अगर इन लोगों को पता नहीं है, इनकी जाति पता होती तो इन्हें भी ट्रोल करते। और फिर उन्होंने उनकी जाति बता दी, एक ओबीसी से आते हैं, एक एसटी समाज से आती हैं। तो ये देखिए, शब्दों के पीछे भावना देखना चाहिए। जाति का नाम लेकर किसी को अपमानित करना अपराध है, जाति का नाम लेकर किसी का अपमान करना अपराध है, लेकिन किसी की जाति बता देना मात्र कोई अपराध नहीं है। हर व्यक्ति को अपनी अपनी जाति पे गर्व है, सब अपनी जाति को पसंद करते हैं, सब अपनी जाति के नाम से अपनी पहचान भी रखते हैं। तो प्रोफेसर साहब ने इसमें कुछ गलत नहीं कहा। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो, जिस तरह एक मंत्री ने मध्य प्रदेश के ने जो अपमानजनक बातें कही हैं, उनको लीपापोती के लिए इस तरह का मसला उठा रहे हैं कि एक बराबर करने के लिए कि भाई ये भी गलत कह रहे हैं, वो भी गलत कह रहे हैं। चलिए, बीजेपी वजह है, उनके पास तो एक मोटिव है कि मध्य प्रदेश में उनके मंत्री विजय शाह ने एक बयान देकर विवाद खड़ा किया, तो उसको लीपापोती करनी है जैसा आप कह रहे हैं। लेकिन मायावती भी इस मुद्दे पर फायर हैं रामगोपाल यादव पर, और तो और आपकी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद, जो कि फैजाबाद से सांसद है और खासी चर्चा में है चुनाव के बाद से, वो भी रामगोपाल यादव के बयान की आलोचना कर रहे हैं। अवधेश प्रसाद जी हमारे सम्मानित सांसद हैं, बहुत वरिष्ठ सांसद हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने पूरा बयान देखा सुना नहीं होगा, उन्हें किसी मीडिया वाले ने पूछा होगा उनसे, और वही एक बात बता के बस उनसे प्रतिक्रिया ली होगी, तो उन्होंने इसलिए दे दी। मैं तो जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जो प्रोफेसर साहब ने बोला उसे पूरा सुना जाए और उसमें कुछ भी, हम तो हर जाति का सम्मान करते हैं और समाजवादी पार्टी तो आजकल विशेष तौर पर जो पीडीए का आंदोलन चला रही है, उसमें यही लड़ाई है हमारी कि जाति के नाम पर जो भेदभाव किया जाता है उसे दूर किया जाए और सभी जातियों को सम्मान दिया जाए और सभी जातियों को अधिकार दिए जाए, उन्हें सत्ता में हिस्सेदारी दी जाए, उन्हें शिक्षित किया जाए। तो ये तो हमारी लड़ाई है, इसमें हम किसी जाति के खिलाफ क्यों बोलेंगे? नहीं, ये बात सही है। उस बयान को जब पूरा सुनते हैं तो उसका एक जो अर्थ है वो अलग निकलता है। लेकिन राजकुमार भाटी जी, देखिए,
मंशा जो भी हो, लेकिन इम्पैक्ट की बात होती है, चाहे ये राजनीतिक बयान की बात हो, चाहे वो कानून की बात हो, चाहे वो समाज की बात हो। मेरी मेरी इच्छा क्या थी वो अलग बात है, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या हुआ वो एक अलग चीज है। तो अब ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में जब देश प्रेम की भावना लोगों के जहन में है, तो ऐसे में अंडरलाइन करते हुए उन्होंने प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने जिस तरीके से कहा, वो शायद वो और शब्दों का इस्तेमाल भी कर सकते थे, वो तो बहुत ही ज्ञानी ध्यानी आदमी है। तो आपको नहीं लगता कि एक परसेप्शन की लड़ाई में तो यहां प्रोफेसर साहब ने फंसा दिया है समाजवादी पार्टी को? नहीं, कई बार समझने में एंगल, हम किस एंगल से सोच रहे हैं उसी तरीके से हमारे समझ में आता है। कई बार पूरी बात को समझने में हम गलती कर देते हैं। अगर प्रोफेसर साहब खाली जाति का नाम लेते या खाली जाति बताते तो मैं मानता हूं कि उनकी गलती थी। वो तो दूसरी बात कह रहे थे। वो कह रहे थे कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और इनकी ट्रोल आर्मी है और इनके समर्थक हैं, ये जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव करते हैं और सोफिया कुरैशी को इसलिए ट्रोल कर रहे हैं क्योंकि वो अल्पसंख्यक समुदाय से आती हैं। बाकी दो अधिकारियों की जाति इन्हें पता नहीं है, वरना ये उन्हें भी ट्रोल करते। और फिर उन्होंने बताया कि इनमें से एक इस जाति से आते हैं जो ओबीसी में है और एक इस जाति से आती है जो एससी में है। अगर इन्हें पता चलेगा तो ये इसमें भी, क्योंकि ये जाति के आधार पर व्यवहार करते हैं। तो प्रोफेसर साहब तो उस बात का विरोध कर रहे हैं, जाति के आधार पर किसी को ट्रोल करना, किसी को अपमानित करना, या जाति के आधार पर भेदभाव करना, या जाति के आधार पर यह धारणा बनाना कि इस आदमी को गलत चुना गया, उस बात की आलोचना कर रहे थे। नहीं, जैसे बता रहे थे कि जाति है। और फिर जो आप कह रहे हैं कि परसेप्शन गलत बना, अगर इसके बावजूद भी अगर आप जैसे विद्वान लोगों को लगता है कि परसेप्शन गलत बना, तो हम इसके लिए भी खुले दिल से तैयार हैं कि किसी को हमारे शब्दों से कोई ठेस पहुंची है तो उसके लिए हम माफी चाहते हैं। ऐसा इरादा कोई था नहीं प्रोफेसर साहब का, बिल्कुल भी, दूर दूर तक नहीं था। देखिए, जैसे आप सधे हुए शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी बात में जो मैसेज है वो पूरा है, जो बात आप कह रहे हैं वो पूरा मैसेज दे रही है, लेकिन आपके शब्द जो हैं वो वो उस मैसेज को देते हुए बिल्कुल इधर उधर नहीं हो रहे हैं। यही बात मैं कह रहा था। लेकिन चलिए हम फिर से राजनीतिक बात करते हैं कि बीजेपी और मायावती लगातार ये आरोप लगाते हैं कि यादवों पर, यादव फैमिली जो है वो, यानी अखिलेश यादव की जो फैमिली है वो दलित विरोधी है, और इस वाकये ने उन्हें इस बात को और ज्यादा अंडरलाइन करने का मौका दे दिया है राजनीतिक रूप से। क्या इस पर आप कुछ कहेंगे? देखिए, अगर आप समाजवादी पार्टी का अगर इतिहास पढ़ें और बहन जी भी पढ़े और बीजेपी भी पढ़े, तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी की जो नेता बनने की शुरुआत हुई वो शुरुआत ही दलितों के पक्ष में किए गए आंदोलन से हुई। नेताजी ने तो हम, और नेताजी को जो नेताजी कहा जाने लगा, मैं एक बात और बता दूं, आपको पता है या नहीं है, बहुत जो जिन्होंने नेताजी के बारे में अध्ययन किया उन लोगों को ये पता है, या जो नजदीकी लोग हैं, कि नेताजी जब कक्षा 6 या 7 में पढ़ते थे तब उन्हें उनके परिवार के लोग और मोहल्ले के लोग नेताजी कहने लगे। वो राजनीति में आने के बाद नेताजी नहीं बने थे। और वो किस बात में कहने लगे कि वो कक्षा 6 या 7 में पढ़ते हुए अपने ही गांव के एक वाल्मीकि परिवार में खाना खा के आए अपने दोस्त के साथ, उनके साथ पढ़ता था वो लड़का, वाल्मीकि परिवार का। उनके घर खाना खा के आए। जो हमारा परंपरागत समाज है उसमें कुछ चीजें थी जो उस समय आज कम हुई है, कि उस समय अच्छा नहीं माना जाता था। इनके परिवार के लोगों ने ऐतराज किया तो नेताजी ने कहा इसमें क्या गलत है, वो भी तो इंसान है, मैं तो फिर खाना खा के आऊंगा उनके घर पे। तो इनके ताऊ जी ने कहा अरे ये नहीं मानेगा, ये नेता बनेगा। तो तब से इन्हें नेताजी कहने लगे। दूसरा, एक इटावा जिले के एक थाने में एक दलित महिला के साथ पुलिस ने बहुत अपमानजनक व्यवहार किया था, उसे नंगा कर दिया था थाने में। नेताजी ने पहला बड़ा आंदोलन वो किया जो उस दलित महिला के सम्मान में किया, और नेताजी को पुलिस ने जेल भेजा। नेताजी 1.5 साल जेल में रहे। ये 1974 की बात है। तो नेताजी का तो राजनीतिक जीवन की ठीक मायने में शुरुआत ही दलितों के सम्मान के लिए लड़ने से हुई है। तो ऐसा नहीं है, विरोधी तो आरोप लगाएंगे कि समाजवादी पार्टी, ये जो आजकल देखिए अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दिया है, इस पीडीए की सफलता से पीडीए जिस तरह एकजुट हो रहा है अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में और समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में, इससे बहन जी भी घबराई हुई है और भारतीय जनता पार्टी भी घबराई हुई है। तो वो तो दोनों मौका देखते हैं कि कहीं हमारी आलोचना कर सके, हमारी पार्टी की, हमारे नेताओं की। समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता दलित समुदाय के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए अपने मन में सम्मान रखता है और उनसे भाईचारा रखता है।
और सबके साथ सद्व्यवहार का हामी है। हम्म। चलिए ठीक है, आपने पीडीए की बात की है तो जरा हम इस मुद्दे से थोड़ा सा पीछे जाते हैं। केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना करवाने का ऐलान कर दिया है। आपको नहीं लगता कि अखिलेश यादव के इतने महीनों से चल रहे पीडीए के अभियान में एक तरीके की सेंध ही लगा दी है बीजेपी ने? अब जातिगत जनगणना जब बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार ही करवा रही है तो इस मुद्दे पर उन्हें घेरने का मौका कैसे मिलेगा? केंद्र सरकार के द्वारा जाति जनगणना का ऐलान करने से अखिलेश यादव जी का पीडीए का फॉर्मूला और पीडीए का समीकरण और पीडीए की ताकत और मजबूत हुई है। पीडीए और ज्यादा एकजुट होगा। लोगों में संदेश गया है कि हमारे नेता की मांग के आगे झुक के केंद्र सरकार ने जाति जनगणना का फैसला लिया, वरना भारतीय जनता पार्टी खुलेआम जाति जनगणना के विरोध में थी, आरएसएस विरोध में थी। आरएसएस के मुखपत्र में 5 जन में बार बार लेख लिखे जा रहे थे जाति जनगणना के खिलाफ, उनके सारे नेता बोल रहे थे, ये सब सुन रहे थे। और ये पीडीए की ताकत के सामने केंद्र सरकार झुकी है, तो पीडीए के लोगों में ये मैसेज गया है कि हम केंद्र सरकार को झुका सकते हैं, व्यवस्था को झुका सकते हैं और हमारी मांगें जरूर पूरी होंगी। और हमें जाति जनगणना तो एक चरण है, शुरुआत है। ये तो असली लड़ाई तो जाति जनगणना के आंकड़े आने के बाद शुरू होगी, जब ओबीसी के लिए संख्या के आधार पर आरक्षण की मांग होगी। कि उनको जितने 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 प्रतिशत वो आबादी है उतने प्रतिशत आरक्षण दिया जाए, और प्राइवेट सेक्टर में, मीडिया में, जुडिशरी में, सब जगह ओबीसी और एससी और एसटी को आरक्षण दिया जाए। असली लड़ाई तो तब शुरू होगी। अभी लड़ाई लंबी है और ये पीडीए के लोग अब इतने समझदार हो गए हैं कि इस लड़ाई को समझ रहे हैं। उन्हें पता है केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी दिल से न्याय देना नहीं चाहते, इनके ऊपर दबाव बना के रखना पड़ेगा, और अगर हम एकजुट रहेंगे तो ही दबाव बनेगा। इस बात को पीडीए के लोग समझ रहे हैं। अच्छा जी, अभी तो यह लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। लेकिन एक और बात है कि पीडीए में, अखिलेश यादव के पीडीए में पी से पंडित बहुत आ रहा है आजकल। हाथा नहीं भाता, पी से पंडित होता है। योगी जी को तिलक नहीं सुहाता, उन्हें तिलक से दिक्कत है। ये पी के ऊपर, ये पी फॉर पंडित पे इतना एम्फेसिस कोई खास रणनीति है या कोई रणनीति में बदलाव है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की और हमारी सोच में एक यही फर्क है। जैसे भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करती है, तो आप हिंदुओं से प्यार करो, किसी को कोई ऐतराज नहीं है, हमें भी अच्छा लगेगा, आप हिंदुओं के लिए काम करो, लेकिन बाकी लोगों से नफरत मत करो। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के नाम पर बाकी लोगों से नफरत करती है, अल्पसंख्यक समुदायों से, खासतौर से मुसलमानों से, ईसाइयों से नफरत करती है। समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती है, पीडीए को हक दिलाने की बात करती है, उनके साथ जो अन्याय हुआ उसे दूर करने की बात करती है, लेकिन बाकी लोगों से नफरत नहीं करती। हम ब्राह्मण का भी सम्मान करते हैं, राजपूत का भी सम्मान करते हैं, वैश्य का भी सम्मान करते हैं, उनकी हिस्सेदारी भी देने की बात करेंगे। लेकिन हम ये नहीं है कि उन्हें अलग थलग कर दो या उनके हक छीन लो। हम किसी का हक छीनना नहीं चाहते, जिन्हें नहीं मिले हैं उन्हें दिलाना चाहते हैं। तो पीडीए का फॉर्मूला ये इसलिए है कि पीडीए के साथ लगातार अन्याय हुआ है। ओबीसी को पहली बात तो आरक्षण जाके सन 90 में मिला, 40 साल बाद मिला, सन 50 में मिल जाना चाहिए था। उसके बाद भी उसमें क्रीमी लेयर लगा दी गई, तरह तरह के प्रावधान लगा दिए गए। जो 1931 की जनगणना के अनुसार भी 54% थे, उन्हें 27% आरक्षण दिए गए। और वर्तमान में जो जनगणना होगी, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि कम से कम 64%, 65% ओबीसी निकलेगा। तो उनके साथ लगातार अन्याय हुआ। आज भी उनकी सीटें खाली पड़ी हैं, और वो जो उन्हें भर्ती होने से रोका जाता है। शिक्षक भर्ती में उत्तर प्रदेश में सरासर बेईमानी हुई। हाई कोर्ट का आदेश आ चुका, केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ये रिपोर्ट दे चुका है। तो ये बीजेपी के शासन में हो रहा है। इन अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए पीडीए है। आपसे जानूं, आपके पीडीए का क्या मतलब है फिर? आप राजकुमार भाटी का P4 क्या है, D4 क्या है, A4 क्या है? बिल्कुल स्पष्ट तौर पर ऐसा नहीं है कि अखिलेश जी ने डिनाई किया है। स्पष्ट तौर पर पीडीए का मतलब है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। लेकिन हम कह रहे हैं कि हम उनके साथ साथ ब्राह्मणों को भी हम नफरत नहीं करते, राजपूतों या जो पीडीए में नहीं आ रहे, हम उनके खिलाफ, हमारे अंदर कोई बदले की भावना नहीं है। उत्तर प्रदेश में हमारे नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे जी हैं। तो हम ये नहीं करते कि उनको कोई ऐतराज है हमें। ये उसमें आधी आबादी भी आती है, महिलाओं के साथ भी अन्याय हुआ है, तो महिलाएं भी आती है। और लोहिया जी हमेशा कहते रहे
कि पिछड़े वर्ग में सारी महिलाओं को लिया जाए। महिला हर समाज की पिछड़े हैं, हर जाति की महिलाएं पिछड़ी हैं, उनके साथ अन्याय हुआ, भेदभाव हुआ है। तो पिछड़े वो हैं जिनके साथ भेदभाव हुआ है, जिन्हें सामाजिक कारणों से पीछे रखा गया, जिन्हें शिक्षा में, नौकरियों में, राजनीति में, संसाधनों में जो पिछड़ गए हैं, उन पिछड़े वर्गों के लिए काम करने की जरूरत है। चलिए अगले विषय पे आते हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं भाटी साहब की अखिलेश यादव तो 6 महीने पहले ही 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए 6 महीने पहले ही टिकट बांट देंगे। जिस तरह से वो ताबड़तोड़ मीटिंगें कर रहे हैं, अलग अलग समुदाय के लोगों से मिल रहे हैं, बहुत सारे लोगों को बता भी दिया गया है कि आपको चुनाव लड़ना है। ऐसा है क्या इस बार पहले इतनी एडवांस में टिकट विकेट बढ़ जाएंगे? नहीं, ये तो 6 महीने की खबर तो आपको गलत मिली है। हमने तो शुरुआत कर दी है। अखिलेश जी बहुत गंभीर हैं 2027 के चुनाव लेकर। उन्होंने बहुत प्रत्याशियों को तो इशारा भी कर दिया वो अपनी तैयारी शुरू करें, और लगभग 1 साल पहले हम प्रत्याशी लगभग तय कर देंगे, जो कुछ ही प्रत्याशी बचेंगे। और अभी जो है बूथ लेवल पे बूथ बूथ कमेटियों के गठन चल रहे हैं, उसके बाद उनका प्रशिक्षण कार्यक्रम चलेगा। बूथ के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा, उन्हें बताया जाएगा कि सरकार के भेदभाव और बेईमानी को कैसे रोका जाए। जो सरकार लगातार गलत तरीकों का उपयोग करके, दुरुपयोग करके चुनाव को प्रभावित कर लेती है, उससे निपटने के लिए क्या क्या रास्ते होंगे, और अपनी विचारधारा एक एक आदमी तक कैसे पहुंचाई जाए, और किन मुद्दों के आधार पर वोट मांगा जाए, ये सारे प्रशिक्षण बूथ कमेटियों को दिए जाएंगे। हमारा तो चुनाव शुरू हो चुका, हमने तो चुनाव शुरू कर दिया। आपका टिकट आपको बता दिया गया है? मैं तो अब इस बार शायद न लड़ूं मैं विधानसभा चुनाव, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हम पूरे क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं, कई विधानसभाओं को देख रहे हैं, उनकी सबकी जिम्मेदारी लेंगे। जी चलिए। चलिए उस वक्त बिल्कुल आपके साथ फिर से बात की जाएगी। एक और आप विषय पे मैं आना चाहता हूं कि पिछले दिनों सहारनपुर में हमने देखा कि कांग्रेस सांसद, जो कांग्रेस के सांसद हैं इमरान मसूद, हर विषय पर मुखर रहते हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी के विधायक आशू मलिक के खिलाफ उनकी एक जंग देखी गई, और फिर उन्होंने सहारनपुर में 7 कांग्रेस के कैंडिडेट खड़े कर दिए कि यही चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का, हमारे कैंडिडेट यही हैं। तो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है, वो अपने कैंडिडेट अभी से खड़े कर दे रहे हैं। गठबंधन की सेहत ठीक है? चुनाव तक टिकेगा? गठबंधन की सेहत एकदम ठीक है। दोनों पार्टियों के उच्च नेताओं में बहुत अच्छा सामंजस्य है, बहुत अच्छी समझ है, आपसी समझ है। राहुल गांधी जी ने पिछले दिनों एक बयान दिया था कि कांग्रेस में कुछ लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस में रहकर बीजेपी के लिए काम करते हैं। तो ये इमरान मसूद जैसे लोग ही तो हैं। ये वही लोग हैं जो खुद कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए, गठबंधन को नुकसान पहुंचाने के लिए ट्रैप में फंसे रहते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस नेतृत्व इन्हें इन्हें ठीक करेगा, इन्हें लाइन पे लाएगा, और ये आगे जो होगा जो ठीक होगा। लोग तो कहते हैं कि इमरान मसूद हाईकमान से या कम से कम दिल्ली से एक अप्रत्यक्ष इजाजत मिलने के बाद ही ये सब करते हैं। नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता, और कोई भी जो राजनीति का जानकार है शायद ये स्वीकार नहीं करेगा कि कांग्रेस नेतृत्व ऐसा इशारा कर सकता है। कांग्रेस नेतृत्व और समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में आपसी सामंजस्य बहुत अच्छा है, और एक दूसरे पर भरोसा है, और हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे, और उत्तर प्रदेश में बहुत शानदार रिजल्ट रहेगा। ये भी सही है, लेकिन एक सवाल और फिर इसमें बनता है कि आजकल राहुल गांधी जिस तरह की आक्रामक राजनीति कर रहे हैं, वो फूले फिल्म देख रहे हैं, वो पटना में दलित छात्रों से मिलते हैं और उसे पूरा एक इवेंट बना देते हैं, देश भर में मैसेज की दलित छात्रों के साथ तो राहुल गांधी ही बैठकें कर रहे हैं। वो जिस तरीके से जातिगत जनगणना और प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण की बात करते हुए नरेंद्र मोदी को घेरते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की जो एक प्रति है वो लाल किताब, वो तो उनके हाथ से छूट ही नहीं रही है। तो क्या आपको नहीं लगता कि आपके राजनीतिक हित आपस में टकराएंगे जब सारी लाइमलाइट राहुल गांधी ले रहे हैं उस? जी जी नहीं नहीं, ये तो हमारा साझा एजेंडा है। राहुल गांधी भी उस पर काम कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी भी काम कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है। ये हमारा साझा एजेंडा है, और इससे ये हमें अच्छा लग रहा है। राहुल गांधी फ्रंट फुट पर आके खेल रहे हैं, और वो लगातार सामाजिक न्याय के लिए बोल रहे हैं। तो इसमें हमारे लिए चिंता करने की कोई बात नहीं है, हमारे लिए खुशी की बात है। हमें अच्छा लगता है जब वो बोल रहे हैं, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें।
तो भाटी साहब, मैंने पिछले इंटरव्यू में भी जो महीना भर पहले मैंने आपसे किया था उसमें पूछा था आपसे, अब चूंकि एक महीना और आगे आ गए हैं हम, तो 2027 के चुनाव के नतीजों को कैसे देख रहे हैं आप? 2027 में बहुत अच्छी सीटें समाजवादी पार्टी की आएंगी और भारतीय जनता पार्टी 50 से नीचे रहेगी। मुझे याद तो नहीं है, पर आपने पूछा होगा तो पिछले इंटरव्यू में भी ये बात कही होगी। और मैं हर किसी को डंके की चोट पे कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी 50 से नीचे आ जाएगी और समाजवादी पार्टी 300 से ऊपर जाएगी। बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा उत्तर प्रदेश में। चलिए, ये सवाल अगले कुछ महीनों तक हम लगातार आपसे करते रहेंगे और इस सवाल के इर्द गिर्द जो राजनीतिक गतिविधियां पनपती हैं उनके आलोक में भी हम इसका जवाब आपसे लेते रहेंगे। लेकिन आज भाटी साहब अपने व्यस्त कार्यक्रम में से हमारे साथ ये जो वक्त निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी आभार। आज के लिए नमस्कार।